दोस्तों बीपीएससी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। देखिए, आज मध्यकालीन बिहार के इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कवर करना है मध्यकालीन बिहार में तुर्क शासन में बिहार। तो तुर्क शासन में बिहार की क्या स्थिति आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय वंश कर्नाट वंश के बारे में। देन हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में बिहार। फिर हम पढ़ेंगे मुगल काल में बिहार। मुगल काल में बिहार के बाद हम पढ़ेंगे अफगान शासन में बिहार की क्या स्थिति थी। और यहाँ पर हम शेर शाह सूरी के बारे में देखेंगे, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन हम सिख धर्म के बारे में भी आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक है आपका तुर्क शासन में बिहार। देखिए, तुर्क शासक थे आपके बख्तियार खिलजी। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कौन थे? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। तो ये आपको याद रखना है, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बख्तियार खिलजी ने ही भारत में तुर्क शासन की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। तो फ्रेंड्स, जिस टाइम बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था उस टाइम बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था, और जो उत्तरी बिहार था वहां पर कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी विहार, जो कि अभी बिहार शरीफ कहलाता है, की विजय थी। तो 1198 में बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ, उस टाइम पर इसे ओदंतपुरी विहार कहा जाता था, इस पर सफलता हासिल की। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओदंतपुरी या फिर नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो ये किया था आपका बख्तियार खिलजी ने। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस शासक को कहां दफनाया गया था, तो आप यहां पर याद रख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था, और इनकी हत्या एक अधिकारी अली मर्दान ने की थी। चलिए, यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक था तुर्क शासन में बिहार, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका स्थानीय वंश। स्थानीय वंश में हम पढ़ेंगे कर्नाट वंश के बारे में। देखिए, मिथिला का कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। तो कर्नाट वंश का उदय कहां पर हुआ था? तिरहुत मिथिला क्षेत्र में हुआ था, और पाल वंश के पतन के दौर में हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगाकर याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से वंश के संस्थापक कौन थे। आपसे मैचिंग द फॉलोइंग में इस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको इसको याद रखना है कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। तो सिमरावगढ़ थी कर्नाट वंश की राजधानी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मा स्वामीन ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आपको याद रखना है, कर्नाट क्षेत्र पर विजय कौन से शासक ने प्राप्त की थी? तो ये की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, जब वो अपने बंगाल अभियान पर गए थे 1324 से 25 में। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। तो जिस टाइम फ्रेंड्स गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के दौर पर गए थे और कर्नाट क्षेत्र पर विजय हासिल की थी, उस टाइम पर कर्नाट वंश का संस्थापक या शासक कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो आप देख सकते हैं कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे आपके हरि सिंह। तो इन फैक्ट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक है आपका यहाँ पर सल्तनत काल में बिहार। देखिए,
दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। देन तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा सल्तनत काल में बिहार की सिचुएशन क्या थी। अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका अफगान शासन में बिहार। देखिए, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक या फिर राज्यपाल नियुक्त किया था। तो सिकंदर लोदी ने बिहार में किसको प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी को। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्रता सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। और किसने किया था? बाबर ने किया था। देखिए, घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं अभी शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। तो शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां नुहानी ने दी थी। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। तो सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 1534 ईस्वी में, और शेरशाह ने बंगाल के खिलाफ की थी। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और इसी में इन्होंने शेरशाह की उपाधि भी धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना की। देन 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला की तारीख दाऊदी में मिलता है। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरे का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। देखिए, शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रोहतास किले का निर्माण बिहार में किसने करवाया है? ये करवाया है शेरशाह ने। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये शेरशाह सूरी ने की थी, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसे संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूर वंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर वंश का अंत कर दिया।
चलिए शेरशाह सूरी के बाद बात करते हैं मुगल काल में बिहार। तो मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति थी? देखिए, शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा बिहार का गवर्नर किसे बनाया गया था? मुनीम खां को बनाया गया था। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। देखिए, मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। उसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। देखिए, जहांगीर के बाद औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल के शासक फारूक सियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। तो फाइनली जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ की सत्ता कमजोर हो जाती है और बिहार बंगाल का पार्ट बन जाता है। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया अलीवर्दी खां। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। चलिए बात करते हैं अभी सिख धर्म की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सिख धर्म और बिहार के बारे में समझते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात समझना है, हम यहाँ पर हिस्ट्री मध्यकालीन बिहार के इतिहास को कवर कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें प्राचीन भारत या फिर मध्यकालीन भारत के टाइम में बिहार में घटित हुई थी, हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट यहाँ पर चीज़ों को कवर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो चलिए समझते हैं अभी सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म और बिहार की क्या पोजीशन थी? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आपका बिहार का मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो